हेलो विद्यार्थियों। तो जो पिछली क्लास थी उसमें मिरर पे बात हो रही थी। मिरर में पहले केस केवल हुआ था, ठीक। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे उस पर बेस्ड। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे रखी है ए बी, और प्लेन मिरर जो है वो ऐसे रखा गया है यहाँ पर। इसकी लाइन में नहीं है, ठीक। ऑब्जेक्ट जो है मिरर की लाइन में नहीं है, तो इसकी आपको इमेज बनानी है। ये एंगल मान लो कितना है 45। तो यहाँ पर इमेज क्या बनेगी, उस इमेज को आपको निकालना है, ठीक। कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये तो कंडीशन हो गई इस पर। अब देखो कुछ और कंडीशन होती हैं जिसको रीजनिंग पार्ट बोला जाता है, ठीक। तो वो क्वेश्चन एक दो आपको बता देते। मान लो किसी का नाम लिखा है, अब इसके सामने मिरर रख दिया जाए तो ये कैसा नज़र आएगा, ठीक। या मान लो कोई वॉच रखी है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये इतना हुआ। मान लो हम ये कह दें कि 4:25 हुए हैं। तो सबसे बड़ी सुई कौन सी होती है, सेकंड वाली। तो सेकंड वाली 45, मतलब यहाँ पर, ठीक। 25 मिनट कहाँ बनेंगे, यहाँ पर। तो इससे छोटी वाली सुई इस पर होनी चाहिए ऐसे। 4 बजकर, तो 4 बजकर का मतलब यहाँ पर सबसे छोटी वाली जो सुई होगी वो यहाँ पर होगी ऐसे। तो 4:25 हुए। अब पूछा जाए कि इसमें बताइए अगर सामने दर्पण रखा जाए तो दर्पण में क्या नज़र आएगा। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, रीजनिंग फैक्टर में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे कर लेते हैं, उल्टा गिनती लिख लो। 1, उल्टा लिखते चले जाओ नहीं पर। तो जब उल्टा लिखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और वो 12 रहेगा, ठीक। तो इसमें अगर चेक करो तो देखिए यहाँ पर ये वाली जो सुई है घंटे वाली देखो 7 के आगे है, मतलब कहने का है 7 बजकर। मिनट वाली कितने पर है, इसी पर है बिल्कुल 25 पर, मतलब 5 पर। 5 का मतलब 7 पर। अब 7 समझे, उल्टा जो लिए उसको देखेंगे मिरर में। तो 7 पर में 7 बजे कितने बने, 35, तो 35 हुआ। ये वाली कितने पर है, 3 पर, तो 3 बजे कितने बन गए, 15। तो इतना बोल दिया जाता है। लेकिन हाँ, ये अगर थोड़ा डिफरेंस मार रहे होते हैं तो एक कम कर लेते हैं, मतलब 7:34 और 15 सेकेंड, ये एक एग्जैक्ट माना जाता है। लगभग ये दोनों आसे पास हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट ये माना जाएगा। तो इसको अगर चेक करना हो तो बार बार ये सब नहीं लिखेंगे। एक सादा कागज़ लेकर के उस पर आप वॉच बना लो ऐसे, और फिर उस कागज़ को, जैसे मान लो ये कागज़ है, इस पर आप वॉच बना दीजिए ऐसे। वॉच बनाने के बाद उसको तुरंत उल्टा देख लीजिए घुमा करके। जब उल्टा आप देखेंगे तो आपको सब नज़र आ जाएगा, कितना बजा होगा, क्या होगा। वही ठीक कंडीशन इसमें नाम वाले में होती है। नाम कोई लिख करके आप सीधे उसको तुरंत कागज़ उल्टा करके देख लो, उससे आपको पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक। कैसे लिखना चाहिए वो आपको कंडीशन वहाँ से पता हो जाएगी। तो ये तो वॉच वाली कंडीशन हो गई। अब नेक्स्ट आता है, देखो तो ये अपने कोर्स में नहीं है, ये मान के चले नहीं, समझिए इसको। नेक्स्ट जो कंडीशन इसकी है उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, तो ये होता वो क्षेत्र होता है दर्पण के सामने का, वो क्षेत्र जिसमें कोई वस्तु आए तो वो नज़र आए, ठीक। उसी को क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। अब कैसे इसको ढूंढोगे, कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए देखिए, फील्ड ऑफ व्यू चेक करने के लिए मान लो एक सामने आपके दर्पण रख दिया जैसे। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू कितना है, कितनी रेंज तक वस्तु आएगी कोई तो नज़र आएगी, ठीक। अब यहाँ कोई वस्तु रखी तो फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है, सामने रखी तो फिर फील्ड ऑफ व्यू है। तो एक मुख्य छाप खींचे इसका। मान लो वो वस्तु यहाँ रखी है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से जो किरणें चलेंगी वो पूरे दर्पण पर पड़ेंगी, पूरे पर पड़ेंगी। तो हम सबको नहीं काउंट करेंगे, केवल लास्ट वाली किरण को काउंट करेंगे जो यहाँ इसके बिल्कुल शीर्ष पे टकराने वाली। मान लो एक ये किरण ऐसे
और एक ये ऐसे, ये दो पड़ी, दोनों वापस होंगी। तो इमेज कितने बनी, तो जितनी दूरी पर वस्तु होती है ठीक उतनी दूरी पर इमेज बन गई, ये बनी आई। मतलब ये रे जो है यहाँ से ऐसे जाती प्रतीत होंगी और यहाँ से ऐसे और इस तरीके से ऐसे। तो ये जो क्षेत्र इसमें मिला आपको, ये वाला टोटल, इस क्षेत्र में जो भी ऑब्जेक्ट होगी वो आपको नजर आएगी, वही क्या कहलाएगा, फील्ड ऑफ व्यू कहलाएगा। ठीक, इसी को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। ये सामने वाली कंडीशन हो गई। अगर मान लो वस्तु इसकी लाइन में ना हो, ऐसे हो, ठीक, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, उस केस में क्या होगा, तो एक बिल्कुल यहाँ पर क्या करना है तुमको, यहाँ सबसे पहले यहाँ किरण गिराएंगे आप। अब ये वापस कराएंगे तो वापस कैसे कराएंगे, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है पहले मिरर को कंप्लीट कर लो डॉट लाइन से, जितने वस्तु है उतने पर इमेज बनी इसकी है यहाँ। तो जो भी रे होगी वो ऐसी जाती प्रतीत होगी, ये गिरी और ये वापस लौटी। दूसरी किरण कहाँ गिराना, यहाँ पर निचले लास्ट पॉइंट पे, और यहाँ पर ऊपरी सिरा जो होगा उस पर भी लास्ट पॉइंट पे, मतलब ऐसे। अब ये भी कहाँ लाना है आपको, यहीं पर, मतलब ऐसे। तो ये जो रीजन मिला आपको, ये जो क्षेत्र मिला, इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू बोला जाता है। ठीक, वो क्षेत्र जिसमें हमको इमेज नज़र आए उसी को क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू बोला जाता है। ठीक, तो अगर दर्पण के सम्मुख कोई वस्तु है तब तो खैर आपको नज़र ही आ गया, अगर नहीं है तो क्षेत्र ढूंढने में दिक्कत होती है, तो उसको कैसे ढूंढते हैं, इस तरीके से ढूंढा जाता है। ठीक, तो ये हो गया फील्ड ऑफ व्यू वाले केस हो गए। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है, एक एक को आप स्टेप से समझते जाइए, इन्हीं को नोट कर लेना अपने पास, क्योंकि किताबों में डायरेक्ट लिखा होता है कि ये रूल है तो है, कैसे है वो चीज़ नहीं होती। तो इसको देखिए कैसे। अगला केस जो होता है, मान लो इस पर एक क्वेश्चन भी करते हैं, चलो न्यूमेरिकल एक लगाते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, एक यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, इस दर्पण की लंबाई मान लो कितनी है, L। ठीक, इससे D दूरी पर, यहाँ पर ये दूरी कितनी हो गई, D। एक ऑब्जेक्ट रखी है, ठीक, और इससे आगे और D दूरी पर एक रास्ता है, ये दूरी कितनी हो गई, D दूरी पर रास्ता है। यहाँ से कोई एक ऑब्जर्वर चलना शुरू करता है इस पर। तो हमको बताना ये है कि वो कौन सा क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र में ये ऑब्जर्वर जब आएगा तो नज़र आएगा, मतलब वही फील्ड ऑफ व्यू आपको निकालनी है। ठीक, तो अगर ये मान लो यहाँ अनंत पर होगा तो इसका फील्ड ऑफ व्यू में है नहीं, तो नहीं दिखेगा। ऊपर भी अगर मान लो अनंत पर है तब भी नहीं दिखेगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र आएगा जहाँ पर ये नज़र आएगा। तो क्षेत्र कौन सा बना, तो इस ऑब्जेक्ट से पता करेंगे। देखो कैसे, जो किरण इस पर पड़ी ऐसे, तो इमेज कहाँ बनी, तो जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर इसकी इमेज बन गई है, प्रतिबिंब बना। मतलब कैसे, तो इसको ऐसे डॉट लाइन और इधर इसको ऐसे बढ़ा देंगे, तो ये यहाँ किरण टकराई, ऐसे गई और ऐसे टकरा गई ऊपर। अगर जो किरण यहाँ पड़ी तो भी तो ऐसे प्रतीत होगी और ये ऐसे जाएगी। ये जो क्षेत्र बना यहाँ से लेकर के ये पूरा, यही यहाँ पर क्या कहलाया, फील्ड ऑफ व्यू कहलाया। हमको यही निकालना है x। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, देखिए ये जो त्रिभुज बना, जो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, एक बार समझ लीजिए। ये जो त्रिभुज बना इसका नाम लिख लेते हैं AB, इसका नाम लिख लिया PQ। तो इस त्रिभुज में जितना कोण ये बनेगा ठीक उतना ये बनेगा, इधर जितना ये बना उतना ये बनेगा। तो ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज दोनों को समरूप मान सकते हैं। कौन सा, ट्रायंगल ABI एंड ट्रायंगल PQI क्या लगाएंगे, सिमिलर मान लेंगे। ठीक, इनको समरूप मानेंगे। अब समरूप में क्या होता है, कोण के सामने की भुजा कितनी हो गई इसमें L, साथ वाली तो जितनी दूरी पर वस्तु है ठीक उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बना, तो ये भी दूरी कितनी हो गई D, तो L/D इस छोटे वाले।
बराबर होगा इस बड़े वाले में यहाँ तक। सामने वाली भुजा कितनी हो गई x, और यहाँ से इस पॉइंट की दूरी डी 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 कितने बन गए 3d, d और d कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 3l। ठीक, तो फील्ड ऑफ व्यू कितना यहाँ से निकल के आया, तो फील्ड ऑफ व्यू निकल के यहाँ से कितना आ गया 3l, मतलब इस लंबाई का 3 गुना होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन इस पर बनता है तो इस तरीके से होंगे, डिजिट होंगे तो उनको अभी लगा लेंगे। ठीक, तो ये भी हो गई कंडीशन फील्ड ऑफ व्यू की। नेक्स्ट देखो, अब अगर मान लो एक और कंडीशन होती है इसकी, अभी तो केवल 2 ही केस हुए इसके, तो तीसरी कंडीशन जो क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि किसी भी दर्पण में अगर अपना खुद का चेहरा देखना, चित्र पूरा देखना हो तो दर्पण कितना लेना चाहिए, दर्पण अपने शरीर का आधा लेना चाहिए। ठीक, ये चीज़ पढ़ी होगी। कैसे, तो उसको समझते हैं। जैसे मान लो अगर इतना बड़ा दर्पण हो, इस दर्पण में खुद का पूरा शरीर नहीं दिखेगा। ठीक, चाहे कितनी भी हम दूरी पर यहाँ से चले जाएं, इससे चाहे पास चले जाएँ चाहे दूर चले जाएं, फिर भी हमको इसमें अपना पूरा प्रतिबिंब नज़र नहीं आएगा। तो अगर प्रतिबिंब नज़र नहीं आया तो मान लो बड़ा दर्पण हो, बहुत बड़ा सा, अगर बड़ा दर्पण होगा उसके सम्मुख अगर हम खड़े होते हैं तो हमारा पूरा प्रतिबिंब उसमें नज़र आता है। लेकिन अगर वही दर्पण मान लो हमारे सर के ऊपर लगा हो तो ऐसा नहीं कि प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बनेगा तब हमको अपना खुद का प्रतिबिंब नज़र नहीं आएगा, पूरा प्रतिबिंब नज़र नहीं आता है। तो जैसे हम जो किताबों में हमने पढ़ा, डायरेक्ट एक चीज़ पढ़ी थी, ये पढ़ा होगा आपने भी, कि किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण हमेशा वस्तु का आधा होना चाहिए। जितनी बड़ी वस्तु हो प्रतिबिंब उसका दर्पण जो है उसका हमेशा आधा लेना चाहिए। ये चीज़ किताबों में डायरेक्ट बताई गई। लेकिन उसके देखो 2 रीज़न हैं। पहला कारण ये है, मतलब बनना और ना बनना दोनों चीज़ें बढ़ेंगे। अगर वस्तु दर्पण के सामने है या दर्पण वस्तु के सामने रखा है और बड़ा दर्पण है तब तो प्रतिबिंब बनेगा, जो पहले से क्या है। अगर मान लो दर्पण ही उसके लाइन में नहीं है या वस्तु दर्पण के लाइन में नहीं है तो प्रतिबिंब कहाँ से नजर आएगा, तो उस केस में प्रतिबिंब नज़र नहीं आता है पूरा। तो क्या सीखना है इसमें, देखो 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। कौन कौन सी? पहली कंडीशन होती है कि मिरर जो है, मिरर की लंबाई क्या होनी चाहिए। अगर पूरा प्रतिबिंब बनाना है तो मिरर की लंबाई होना ज़रूरी है। ठीक, कितनी लंबाई हमको लेनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है, ऐसा तो नहीं मिरर सामने रखा है या कहीं ऊपर लगा है, मतलब मिरर की जो पोजीशन है वो भी ज़रूरी है। ठीक, तो किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए 2 कारण आवश्यक होते हैं। पहला कौन सा, दर्पण की लंबाई, और दूसरा जो होता है मिरर की पोजीशन भी आवश्यक होती है। अब कैसे आधा होता है तो उसको देखो चेक करते हैं। जैसे अगर मान लो ये समतल दर्पण है, ठीक, इसके सामने कोई वस्तु यहाँ रखी है, ये कोई व्यक्ति मान लो खड़ा है। अब इस व्यक्ति को अगर अपना पूरा प्रतिबिंब इसमें देखना है तो कैसे बनेगी कंडीशन, देखिए। सबसे पहली चीज़ ये है, भाई बड़ा दर्पण है तो इसका प्रतिबिंब पूरा नज़र आएगा। पूरे का मतलब है पैर से लेकर के सिर तक टोटल नज़र आना चाहिए। तो इसका देखो नियम क्या है। सबसे पहले आप पैर चेक कर लो। अगर इसको पैर अपने देखने हैं, दर्पण में देखने हैं, ठीक, ऐसे नहीं है, इससे तो दिख जाएंगे, दर्पण में देखने हैं तो क्या होना चाहिए, तो ये वस्तु हो गई। तो पहले इसका इमेज बना लो। अगर ये वस्तु है तो इमेज कहाँ बनेगी, ठीक इतनी ही दूरी पर, यहाँ पर। ये इसकी इमेज बन गई। ठीक, इमेज बनी। इस व्यक्ति को अगर अपने खुद के पैर देखने हैं तो किरण पहले कहाँ चलेगी, पैर से, तो एकदम बीचों बीच में यहाँ पर देखिए, मतलब यहाँ से किरण चली, ऐसे टकराई और ये टकराने के बाद कहाँ पड़ी, आँख पर, ऐसे। मान लो इस व्यक्ति की हाइट कितनी थी, h, तो यहाँ से किरण जाकर के कहाँ टकराई, इसके आँख पर टकराई जाकर, तो पैर दिखे। अब अगर अपना खुद का सर देखना है पूरा, तो किरण कैसे जानी, तो सीधे जानी चाहिए दर्पण से ऐसे, और ये टकराने के बाद वैसे फिर वापस आ जानी चाहिए। ठीक, कहने का मतलब ये रहा कि पैर का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के देखो इस पॉइंट पर बना,
पैर यहीं तक सीमित हैं, और जो उसका सर है व्यक्ति का, वो सर यहाँ तक पड़ा है केवल। तो इस पूरे व्यक्ति का जो पूरा शरीर है वो कितनी दूरी में पड़ रहा है, तो केवल इतनी दूरी में पड़ रहा है। ठीक, इस व्यक्ति का देखो पैर कहाँ, तो पैर का इमेज यहाँ बन रही, इस पॉइंट पे बनी है, और सिर, जो उसका सिर है, सिर की इमेज कहाँ बनी, यहाँ पर बनी। तो अगर मान लो उसके पेट की इमेज बनानी हो तो पेट यहाँ पर है, तो ये इमेज कहाँ बनेगी, तो पैर जब यहाँ पर है तो पेट ऊपर थोड़ा, तो यहाँ बनेगी। मतलब पूरा शरीर इसी के बीच में आएगा। अगर पूरा शरीर इसी के बीच में आएगा तो अगर इसको हम मान लेते हैं x मान लें, सॉरी इसको d मान लो, तो ये भी कितनी होगी d, क्योंकि जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बना इसका। तो इस वाली दूरी को, इसको अगर हम मान लेते हैं कितनी है y, तो देखिए यहाँ पर एक तो ये वाला त्रिभुज बना इतना, ये, और एक बना ये पूरा, दोनों में समरूपतक प्रमेय लगाओ। छोटे वाले में क्या लिखोगे, इस कोण के सामने की भुजा बटा साथ वाली बराबर बड़े वाले में सामने की भुजा बटा साथ वाली कितनी हो गई 2d, d और d कैंसिल हो गए, तो y बराबर कितना आया h/2। ठीक, ये y बराबर h/2 जो मिला, ये क्या है, ये कहलाती है पोजीशन। ठीक, इमेज कहाँ पर बन रही है, ये पोजीशन कहलाती है। पोजीशन कितना ऊपर होगी, तो दर्पण के आधे पर, मतलब वस्तु जितनी होगी वस्तु के आधे पर होगी। अगर मान लो 2 मीटर लंबा आदमी होता तो प्रतिबिंब कितने बनता, प्रतिबिंब उसका 1 मीटर पर बनता। ठीक, मतलब पोजीशन 1 मीटर पर होती ग्राउंड से। अब दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए, तो दर्पण की ये है देखो दूरी, मतलब लेंथ, तो मिनिमम लेंथ जो होती है दर्पण की कितनी होनी चाहिए, तो पूरी दूरी ये कितनी बनी, तो ये है यहाँ तक h, तो जितनी ये उतनी ये h में से अगर हम y घटा दें, y कितना आया है h/2, तो इसको घटाओगे तो कितना आएगा h/2। तो दर्पण की जो लंबाई हमेशा मिनिमम कितनी होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक, ये कंडीशन यहाँ से आई। अब ये तो खैर सिंपल केस था। देखो अपने कोर्स में, इंटर के कोर्स में, अगर इस पर मान लो कोई न्यूमेरिकल बना तो उस सवाल में आपको क्या समझना क्या है, पहली बात, किसी भी व्यक्ति की आंखें खोपड़ी में नहीं होती एकदम, यहाँ पे सबकी आंखें कहाँ होती है, खोपड़ी से कुछ नीचे होती हैं। तो जब सवाल बनेगा तो आप लोग जब सवाल लगाएंगे तो सवाल में आंखें जो हैं व्यक्ति की, वो कहाँ मान लेना, खोपड़ी पर ही मान के करना है काम। ठीक, मतलब 12th के कोर्स में जो भी सवाल बना उसमें केवल और यही पूछेगा कि बताइए कि दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए। तो अगर आंखों को कहाँ मान लेना, आंखों को आप यहाँ नहीं मानेंगे, कहाँ मानेंगे, एकदम खोपड़ी पे मान के काम करेंगे। ठीक, और खोपड़ी पे मान के काम करना है तो कंडीशन यही लगेगी, हमेशा यही आंसर आएगा। ठीक, लेकिन अगर पोजीशन पूछ ले तो ये जो हमने कंडीशन निकाली है, ये आंखें कहाँ मान के निकाली है, शीर्ष पे एकदम खोपड़ी पे आंखें मान करके हमने एक कंडीशन निकाली। पोजीशन कितनी आई है h/2, और दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, h/2 होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि आंखों की बात कर दे किसी सवाल में, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दर्पण की लंबाई इतनी ही आएगी। मतलब दर्पण जो लोगे आप वहाँ पर इमेज बनाने के लिए, वो वस्तु की लंबाई का आधा ही लेना पड़ेगा। लेकिन फ़र्क किस पर पड़ेगा, फ़र्क केवल किस पर पड़ेगा, उसकी पोजीशन पर फ़र्क पड़ेगा। तो दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए 2 कारण बताए थे, एक तो दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए, और दूसरा कारण बताया था कि उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, दर्पण मतलब कहाँ रखा है या इमेज कहाँ बनेगी जा करके, ये चीज़ें। तो दोनों बातें यहाँ ज़रूरी हैं। एक सवाल भी उस पर मान लो कर लेते हैं, ये तो खैर डेरिवेशन टाइप से था, हालांकि कोई सवाल ऐसा पूछा नहीं जाने वाला है, लेकिन एक चेक कर लेते हैं इस पर। मान लो ऐसे सवाल है, ये दर्पण यहाँ पर रखा है ऐसे, इस तरीके से वस्तु रखी है यहाँ पर सामने, ये वस्तु है, एक व्यक्ति कोई है, व्यक्ति की लंबाई है 2 मीटर, ये 2 मीटर लंबा आदमी है, लेकिन इसकी आंखें जो हैं ऊपर से कितने पर हैं, मान लो बनी जा करके 20 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पे आंखें मान लेते हैं, चलो ठीक, 20 सेंटीमीटर आंखें हैं नीचे। तो इस केस में इसकी इमेज कहाँ बनी, तो इमेज इसकी जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर इमेज बनी है। ठीक, ये वस्तु हो गई तो ये इमेज बनी आई, और ये ओ हो गई। अगर आंखें कहाँ व्यक्ति की यहाँ पर हैं,
तो इन आँखों को अगर इसके पैर देखने हैं तो किरण कैसे चली देखो, तो ऐसे डॉट लाइन बना लो ताकि चित्र गलत ना हो, और इस पर भी ऐसे डॉट लाइन मिला लीजिए इसको ऐसे, तो इसके एकदम बीचों बीच में यहाँ से, तो जो किरण यहाँ पे टकराई वो जा कर के फिर यहाँ पर आँख पर पड़ी, मतलब वो यहाँ से जाती हुई प्रतीत हुई पैरों से, तभी तो व्यक्ति को अंदर उतनी दूरी पर नजर आएगा पैरों से जब किरण जाएगी, तो पैर नजर आए। अब अगर मान लो उसको अपना सिर देखना है तो सिर यहाँ पर है, तो सिर से जो भी किरण गई वो कैसे जाएगी, तो यहाँ एकदम मिडिल पे ऐसे और ऐसे, मतलब ये यहाँ से जाती हुई प्रतीत हुई, यहाँ से गई वो वापस आई और ऐसे चली गई। तो ध्यान से देखो, अभी बताया था अगर ये देखो पूरी कितनी है 2 मीटर, 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर व्यक्ति की लंबाई है, तो 20 सेंटीमीटर हटा दो तो बचा कितना 180 सेंटीमीटर, मतलब व्यक्ति कितनी लंबाई है, आंखें कितनी दूर हैं ग्राउंड से 180 सेंटीमीटर पर हैं। ये दूरी कितनी हो गई, तो ये दूरी मान लेते कितनी हो गई x, तो ये भी कितनी हो जाएगी x, ठीक। अब अगर देखा जाए तो ये पोजीशन कितने पर आई, तो पोजीशन निकालने के लिए फिर वही काम, ये और ये पूरा त्रिभुज, तो इस त्रिभुज में इसको मान लिया y, तो क्या लिखोगे कोण के सामने की भुजा बटा साथ वाली बराबर कोण के सामने की भुजा बटा साथ वाली, कितनी बनी 2x, x और x कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया 90 सेंटीमीटर, ठीक। मतलब ये 90 बना, अगर ये 90 है तो ये भी इधर कितना बना, ये भी 90 हो जाएगा। जैसे यहाँ कंडीशन लगाओ, ये जो किरण यहाँ टकराई है तो ये दूरी कितनी बनेगी, तो ये आधी रह जाएगी 10 सेंटीमीटर, ये पूरी 20 है तो ये कितनी हो गई 10। तो ध्यान से देखो, व्यक्ति को अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण इतने ही तो है काम का, ये इतना पोर्शन, पूरा प्रतिबिंब तो इतने में बन रहा है। देखो खोपड़ी से किरण चली यहाँ पड़ी तो यहाँ पर पड़ी है तो ये खोपड़ी हो गई, पैर से किरण चली तो पैर से ये बनी, तो दर्पण तो इतना ही बना। तो मिनिमम लेंथ जो बनी दर्पण की वो कितनी आई 10 + 90 कितनी बनी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या आई 1 मीटर, ठीक। तो व्यक्ति कितना लंबा था 2 मीटर, पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण कितना होना चाहिए 1 मीटर, तो कंडीशन वही आ गई, मतलब किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाना है तो दर्पण कितना होना चाहिए, उस वस्तु का आधा होना चाहिए। तो वस्तु के पूरे व्यक्ति की लंबाई 2 मीटर थी, तो वस्तु दर्पण कितना बना 1 मीटर। लेकिन पोजीशन अगर देखो तो पोजीशन बदल गई, पोजीशन ये y कितना अब आया है, तो y क्या मान आया है 90 सेंटीमीटर, पोजीशन खिसक गई यहाँ से, ठीक। तो आँखों की अगर बात कर देगा सवाल तो उसको समझ लेंगे, उसमें पोजीशन पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि इंटर में पोजीशन वगैरह नहीं पूछता है, ठीक। तो पोजीशन पूछा तो आप ऐसे निकाल लेना, अदरवाइज अगर पूछ लिया मिरर कितना होगा तो हमेशा क्या बोलेंगे आधा होगा, ठीक। तो ये तो हो गई इसकी कंडीशन, ठीक। प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, मतलब कितना बड़ा होना चाहिए दर्पण, तो ये हो गया अगला केस। नेक्स्ट कंडीशन जो है अगले को क्या बोलते हैं, देखो ये तो हो गया, खैर इस पर बेस्ड सारी चीज़ें हो गई। अब अगर मान लो कहा जाए डेविएशन आपको निकालना हो, ठीक, विचलन कोण, विचलन कोण अगर ज्ञात करना है तब क्या कैसे निकालेंगे। देखो विचलन क्या होता है, जैसे अगर मान लो ये दर्पण है, विचलन लेंस में भी होगा दर्पण में भी होगा, ठीक। इस पर कोई किरण, ये अभिलंब हो गया, नॉर्मल हो गया, किरण ऐसे गिरी और ऐसे वापस लौट गई, तो आपको ये पता है कि जितना ये बनेगा उतना ये भी बनेगा, मतलब आई आर दोनों बराबर। दर्पण ना होता तो ये किरण कैसे जाती, तो ऐसे जाती, अब ऐसे पड़ती सीधे निकल जाती। विचलन क्या होता है, आने वाली किरण और वापस लौटने वाली किरण, उसके बीच में जो कोण बनता है इसी को बोला जाता है विचलन, उसको डेल से लिखते हैं, ठीक। आपतित किरण और परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण जो भी बने उनके बीच का जो कोण बनता उसी को विचलन बोलते हैं। लेंस होता तो लेंस में कैसे विचलन बनता, ये किरण गिरी और ऐसे चली गई, जाना कैसे चाहिए था ऐसा, तो ये जो बना ये कहलाया विचलन कहलाया, ठीक। डेविएशन, तो डेविएशन कैसे निकालेंगे इनमें, देखो अब निकालने का तो किताब में डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप कैसे सीखेंगे। देखो ये पूरा कोण कितना, जैसे ये किरण ऐसे आई है तो ये पूरा कितना बना 180,
180 में से अगर हम इतना घटा दें, ये पूरा 180 है, उसमें से अगर ये घटा दें तो ये बचा, और यही क्या कहलाया, डेल। तो रूल होता है 2i। ठीक, तो विचलन कोण अगर कहीं पर निकालना है तो नियम क्या होता है, 180 माइनस 2i होता है। ठीक, बस यहाँ से परावर्तन में है, केवल अपवर्तन में कंडीशन चेंज होगी। ठीक, तो ये बना। लेकिन हाँ, एक बात ये भी है कि इसमें डायरेक्शन ज़रूरी होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, तो अगर ध्यान देखो तो इस तल से परावर्तित किरण ऊपर गई है ऐसे, तो ये भी ध्यान रखना है कि किधर मुड़ रही है किरण। तो अब तल से कैसे, देखो अब विचलन कोण यहाँ से ऐसे गया है, तो कैसे बना, तो ये कहलाती है डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये क्या बन गया, एंटी क्लॉकवाइज इस केस के लिए। कभी कभार क्या होगा, किरण क्लॉकवाइज भी होगी और एंटी क्लॉकवाइज भी होगी, तो वहाँ पर एक बार जैसे इधर घूमे एक बार उधर घूमे तो वहाँ पर नेट निकालने में दिक्कत होगी। क्या कि अगर एंटी क्लॉक दोनों बार किरण एक ही दिशा में घूमी तो जो भी डेल नेट निकालोगे वो डेल 1 और प्लस डेल 2 करना है, जोड़ देना है। चाहे वो इधर घूमी हो, अगर इधर घूमेगी तो क्या करोगे, तो भी डेल 1 प्लस डेल 2 करोगे, नेट अगर निकालना है। लेकिन इस केस में जो आंसर लाओगे उसकी डायरेक्शन बोलोगे तो क्या बोलोगे, क्लॉकवाइज, और इसमें क्या बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे। ठीक, लेकिन अगर मान लो एक में घूमी एंटी क्लॉकवाइज और एक बार घूम गई क्लॉकवाइज, तो उस केस में जो डेल नेट निकालते हैं वो डेल 1 डिफरेंस डेल 2 होता है। ठीक, अब देख लेना है उसमें से जो ज़्यादा, मान लो अगर ये ज़्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा है, तो उसमें से क्लॉकवाइज घटाएंगे, तो जो डायरेक्शन बोलेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज वाली बोलेंगे। ठीक, उल्टा वाली। मान लो अगर ये कह दें हम 20 है और ये कह दें 15 है, तो नेट कितना बना, तो नेट यहाँ पर कितना है, इसमें से घटाइए बचा 5, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लो हम ये 15 है और ये कह दें 5 है, अब बोलो, तो इस केस में क्या बोलोगे, तो इसमें से घटाया कितना आया 10, तो इसमें से वो घटाएंगे डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज बोल देंगे। ठीक, तो ये होती है विचलन कोण निकालना कंडीशन। ठीक, ऐसे। इस पर अगर मान लो एक सवाल करते हैं, देखिए एंगल ऑफ डेविएशन पर देखिए एक क्वेश्चन। जैसे अगर मान लो हम कहें कि एक दर्पण ऐसे रखा गया, ठीक, ये बीच का कोण है 60 और ये अभिलंब है, इस पर कोई किरण ऐसे गिरी 40 पर, कितने पर, 40 पे। अब बताइए नेट विचलन कोण कितना बना। तो पहले यहाँ पर चेक करो विचलन बना कितना। तो विचलन का फार्मूला कर दो, डेल 1 बराबर 180 माइनस 2i फार्मूला होता है डेल बराबर। तो जब ये किरण गिरी तो ये वापस तो ऐसे लौटेगी, ऐसे गई। विचलन कौन है, तो ये इतना है, देखो, तो ये 40, तो ये भी कितना बना 40। तो ये डेल 1 यहाँ से कितना आया, तो डेल 1 बना 180 माइनस 2 गुणे आई कितना है 40, यही आई हो गया। तो क्या लिखोगे 40 दूनी 80, मतलब कितने आए 100। डायरेक्शन बोल, तो डायरेक्शन देखो ये ऐसे गई है, ये विचलन कोण ऐसे बना ना, ऊपर को ऐसे, क्योंकि किरण नीचे से ऊपर गई ऐसे, तो ये बना क्लॉकवाइज। ठीक, क्लॉकवाइज बना। अब देखिए ये 40 पूरा कितना 90, ये पूरा 90, ये 40, तो ये बचा कितना, तो ये बन गया 50। यहाँ पर भी तो एंगल निकालने हैं क्योंकि यहाँ से भी लौटेगी ये भी, तो ये बना 50 और ये 60, तो ये कितना रह गया। तो यहाँ से देखो अभिलंब डालो पहले, तो ये कोण जो बना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो 180 में से अगर ये घटाओगे 110 बने, 110 घटाओ तो कितना बचा 70, तो ये हो गया 70। पूरा कितना बना, तो पूरा बना 90, 90 से 70 हटाया तो कितना आया 20। जब 90 से 70 हटाएंगे तो कितना बच गया 20। तो ये आई जो यहाँ पर किरण गिरी आई, तो कितना बनाया 20। अब 20 पर गिरी तो ये लौटेगी कितने पर, तो ये भी कितना लौटेगी फिर 20 पर। अब विचलन कितना बना, तो ये देखो ये विचलन कोण हो गया यहाँ पर इतना अभिलंब से, देखो अब ऊपर से ऐसे मुड़ गई फिर। तो यहाँ पर डेल 2 कितना आया, तो डेल 2 बना 180 माइनस 2, आई कितना बना यहाँ पर 20 बना, तो 180 माइनस 40 मतलब कितना आ गया 140। तो डेल 1 कितना था 100 और डेल 2 कितना आया 140, डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर भी क्लॉकवाइज, यहाँ पर तो डेल नेट कितना आया, तो डेल नेट बराबर डेल 1 प्लस डेल 2 मतलब कितना आया 240 क्लॉकवाइज। अब इसके आंसर देखो डबल बनेंगे, जैसे दोनों बार क्लॉकवाइज जुड़ा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज इधर की बात करो इधर से, तो इधर से अगर पूछना हो तो क्या बोलोगे, डेल नेट बराबर 360 माइनस, इसको हटा दो जो आया है,
240। अब जो भी आ जाएगा तो आंसर क्या बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल दोगे, बाकी आंसर वो भी सही होगा। तो ये तो एक ही डायरेक्शन में निकाल दिया था, तो ये हो गया। अगर उधर से पूछा जाए तो इनमें हमेशा आंसर डबल होते हैं, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो ये हो गया विचलन पर। नेक्स्ट देखिए, अगले में देखिए एंगल ऑफ रोटेशन, रोटेशन ऑफ मिरर देखते हैं। देखो ठीक, रोटेशन ऑफ मिरर क्या होता है, मतलब दर्पण को कितने पर घुमाएं तो किरण कितने पर घूम जानी चाहिए, इसको चेक करते हैं। देखिए इसका भी देखो फार्मूला होता है, दर्पण को थीटा पे अगर 20 पे घुमाओगे तो किरण कितने पे घूमेगी, 40 पर, हमेशा 2 गुना होता है, ठीक। कैसे, तो उसको भी देखते हैं। देखो जैसे अगर ये मान लो दर्पण है, ये अभिलंब है, नॉर्मल हो गया, एक किरण ऐसे गिरी यहाँ पर ऐसे, तो ऐसे वापस होगी, मतलब जितने पर गिरेगी उतने पर वापस। अगर ये आई है तो ये भी कितना बना, आई, ठीक। अब 20, 40, 50 ये तो सवाल डिसाइड करेगा हम कितने मोड़ रहे हैं थीटा पर। मान लो दर्पण को थीटा घुमाया ऐसे, ये कितना घुमा दिया, थीटा पर ऐसे। तो जब दर्पण घुमाया थीटा पर, तो देखो जब ऐसे था तो अभिलंब इसका ऐसे था। अब अगर मान लो थीटा घुमाए तो अभिलंब भी घूम जाएगा। तो ये कैसे घुमा अभिलंब इसका, तो अभिलंब घूम गया ऐसे। थोड़ा बाद वाला जो है बड़ा बनाते हैं, ठीक, ताकि समझ में आए। ये बाद वाला बना, तो दर्पण जितने पर घूमा तो अभिलंब भी पहले से कितने घूम गया, तो अभिलंब घूमा पहले से थीटा पर। ये कितना हो गया, थीटा। अब ध्यान से देखो, तो ये जो पहले किरण गिर रही थी, अब अभिलंब के साथ कितना कोण बनाई, तो पहले वाली किरण अभिलंब के साथ अब कोण बनाने लगी आई प्लस थीटा। तो ये कोण कितना बन गया, आई प्लस थीटा। अब जो परावर्तित, अब इस वाले ये किरण गिरी, अब ये अभिलंब इस वाले दर्पण पर जो बाद में घुमाया है, इस पर किरण कैसे घूमी, तो ये अब ऐसे घूमी, परावर्तित हुई। ये बाद वाली किरण है, अब ये गिरी और ये वापस, इस वाले दर्पण की बात हो रही जो बाद में घुमाया है, इस पर ऐसे घूमी। तो ध्यान से देखो, इस अभिलंब से जैसे ये कोण कितना बना, इतना, तो ये जो कोण बना यहां से, इसके बीच का बना आई प्लस थीटा, ठीक। तो यहां से अगर ये कोण चेक किया जाए तो ये कितना होगा, इन दोनों किरणों के बीच, अभिलंब और इसके बीच में, तो ये कितना देखिए यहाँ से थीटा है, और ये यहाँ से कितना बनेगा, अगर आपतन कोण इतना बना तो ये वाला कोण अभिलंब से कितना बना, तो ये भी कितना होगा, आई प्लस थीटा हो गया, ठीक। अब अगर ये आई प्लस थीटा, तो ये कोण कितना बचा, ये वाला, तो यहाँ से देखो ये पूरा कोण पता है हमको आई है यहाँ तक, और ये कितना थीटा, तो घटा दो तो ये बचा। तो ये वाला एंगल जो बीच का निकल के आया वो आई माइनस थीटा बना। और इनके बीच का अगर ये वाला कोण पता करना हो तो ये पूरा कोण हमको पता है कितना, आई प्लस थीटा, उसमें से अगर हम ये बीच का घटा दे तो ये मिल गया। तो ये बीच का कितना आया, मतलब पहले वाली परावर्तित किरण और बाद वाली परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना वो कितना आया, आई प्लस थीटा, मतलब यहाँ तक का कोण माइनस, मतलब ये पूरा, उसमें से अगर हम इतना घटा दें ये वाला, तो ये बचा कितना, तो माइनस आई माइनस थीटा, घटाया तो आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया, 2 थीटा। तो अगर दर्पण को घुमाते हो 30 पर तो किरण कितने पर घूमती है, 60 पर, 2 गुने पर, ठीक। ये इस तरीके से कंडीशन बन के आती है इसकी। तो एंगल ऑफ रोटेशन इस तरीके से होता है। अब अगर इस पर मान लो कोई क्वेश्चन बने, क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एक क्वेश्चन है, देखिए अपने आप करेंगे आप लोग। ये दर्पण है,
ये किरण गिरी और ऐसे गई, ये 30, ये भी कितना 30, ये गिरी और ये वापस। अब परावर्तित किरण को कितना घुमाएं, देखो ऐसे समझते हैं, दर्पण को हम कितने पर घुमाएं कि परावर्तित किरण क्षैतिज में आ जाए। ठीक, ये क्वेश्चन है कि जो परावर्तित किरण मतलब दर्पण को हम कितने पर घुमा दें कि परावर्तित किरण कैसे आ जाए, क्षैतिज दिशा में, मतलब ऐसे हो जाए। ठीक, तो इसके आंसर आपको निकालने हैं। ठीक, ये कोण आपको चेक करना अपने आप से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अभी एक दो रूल्स और बचे हैं इसके, वो भी कंप्लीट होंगे। फिर आते हैं किस पर, नेक्स्ट जो इसका प्लेन वाला होगा स्फेरिकल पर आते हैं। ठीक, ओके।